नमस्कार, स्वागत है आपका आज की कक्षा में। मैं बृजभूषण, बायोलॉजी लेक्चरर, जीआईसी गंगाओं, पौड़ी गढ़वाल। आज की कक्षा में हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 10 विषय विज्ञान अध्याय 6 जैव प्रक्रम, जिसमें हमारे चर्चा के बिंदु हैं जैव प्रक्रम, पोषण, स्वपोषी, विषमपोषी व मनुष्य में पोषण व पाचन। तो सबसे पहले समझते हैं कि जैव प्रक्रम यानी कि लाइफ प्रोसेस है क्या। तो वे सभी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण या कहें मेंटेनेंस होता है, उसे जैव प्रक्रम कहते हैं। जैसे पोषण, श्वसन, परिवहन, उत्सर्जन आदि। ये वे सभी क्रियाएं हैं जिनके समन्वय से ही कोई जीवधारी जीवित रह सकता है। अगर इनमें से कोई क्रिया बाधित होती है तो जीवधारी का जीवन संभव नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि जैव प्रक्रम की मुख्य प्रक्रियाएं निम्न प्रकार हैं। सबसे पहले पोषण, श्वसन, वहन और उत्सर्जन। आइए इन्हें क्रमानुसार विस्तार से समझते हैं। तो सबसे पहले है पोषण। तो पोषण क्या है? किसी जीवधारी के द्वारा भोजन को ग्रहण करना और उस भोजन का उपयोग अपने शरीर की विभिन्न क्रियाओं के लिए करना, जैसे कि ऊर्जा निर्माण में। इस पूरी प्रक्रिया को हम कहेंगे पोषण। पोषण मुख्यतः दो विधियों से होता है। एक है स्वपोषी और दूसरा है विषमपोषी। सबसे पहले स्वपोषी। वे पौधे या जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं स्वपोषी कहलाते हैं। मुख्यतः हरे पौधे इसका उदाहरण है। दूसरा है विषमपोषी। वे जीव जो अपने भोजन के लिए पूर्ण या आंशिक रूप से किसी दूसरे जीव पर आश्रित रहते हैं, विषमपोषी कहलाते हैं। अब समझते हैं विस्तार से विषमपोषी पोषण को। विषमपोषी पोषण मुख्यतः तीन विधियों से होता है। पहला है प्राणी संपोषण, दूसरा है मृतजीवी पोषण और तीसरा है परजीवी पोषण। प्राणी संपोषण, इसमें जीव संपूर्ण भोज्य पदार्थ का अंतर्ग्रहण करते हैं तथा पाचन शरीर के अंदर होता है। जैसे इसके उदाहरण हैं अमीबा व मानव। हम भी भोजन को अपने शरीर के अंदर लेते हैं, अर्थात भोजन को जब शरीर के अंदर ग्रहण कर लिया जाता है उसके पश्चात ही पोषण की क्रिया होती है। दूसरा है मृतजीवी पोषण। वे जीव जो अपना भोजन मृत जीवों के शरीर व सड़े गले पदार्थों से प्राप्त करते हैं। इसके उदाहरण हैं कवक या फंजाई, अर्थात कवकों द्वारा अपना भोजन मरे हुए जीवों से प्राप्त किया जाता है। इसके बाद है परजीवी पोषण। वे जीव जो अन्य जीवित जीवों के शरीर के अंदर या बाहर रहकर उनसे अपना पोषण प्राप्त करते हैं। इसके उदाहरण हैं अमरबेल व फीताकृमि। परजीवी वे होते हैं जो किसी जीवित जीव से अपना भोजन ग्रहण करते हैं। ध्यान रखिएगा, यहां पर जीव को मारा नहीं जाता या उसका शिकार नहीं किया जाता है। जीवित जीव पर रहकर ही अपना भोजन को ग्रहण किया जाता है। तो जैसा हमने देखा था कि मनुष्य व अमीबा में प्राणी संपोषण पाया जाता है, तो इसको विस्तार से समझते हैं और देखते हैं अमीबा में पोषण। तो इस चित्र को ध्यान से देखिए। इसमें आपको अमीबा में पोषण के विभिन्न चरण दिखाई दे रहे हैं। पहले चरण में आपको दिखाई देता है कि अमीबा एक खाद्य कण की ओर गति करता है। दूसरे चरण में हम देख पाते हैं कि खाद्य कण के चारों ओर अमीबा द्वारा पादाव या कूटपाद का निर्माण हो गया है और भोजन को अमीबा द्वारा पादाव की सहायता से घेर लिया जाता है। अगले चरण में हम देखते हैं कि एक खाद्य रिक्तिका का निर्माण हो गया है। तो जब पादाव पूरी तरीके से भोजन के कण को या खाद्य कण को घेर लेते हैं तो एक रिक्तिका का निर्माण हो जाता है, जिसमें जटिल पदार्थ का विघटन सरल पदार्थों में किया जाता है, अर्थात खाद्य कण या भोजन का पाचन हो जाता है। और अगले चरण में हम देखते हैं कि बचा हुआ अपच भोजन कोशिका की सतह से बाहर निष्कासित हो जाता है। तो इस प्रकार अमीबा में प्राणी संपोषण पाया जाता है, अर्थात भोजन को शरीर के अंदर ग्रहण करने के बाद ही पचाया जाता है। प्राणी संपोषण विधि में अब आता है मनुष्य में पोषण। मनुष्य में पोषण प्राणी संविधि के द्वारा होता है, जो मुख्यतः 5 चरणों में होता है। तो मनुष्य में पोषण के चरण हैं
अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण और अंत में बहिक्षेपण। आइए अब इन्हें क्रमानुसार विस्तार से समझते हैं। तो सबसे पहले अंतर्ग्रहण यानी इंजेशन। तो भोजन को मुंह में रखना। भोजन को जब हम मुंह में रखते हैं, यह पहला चरण है जिसे कहते हैं अंतर्ग्रहण। इसके बाद है पाचन यानी डाइजेशन। तो भोजन को मुंह में रखने या ग्रहण करने के बाद भोजन को यांत्रिकीय और रासायनिक रूप से छोटे छोटे घटकों में विभाजित करना ही पाचन कहलाता है। अर्थात जटिल भोज्य पदार्थों को सरल भोज्य पदार्थों में तोड़ना पाचन कहलाता है। अगला चरण है अवशोषण यानी एब्जॉर्प्शन। पचे हुए भोजन का आवश्यक पोषक तत्वों में रूपांतरण और उनका अवशोषण होना। तो जब शरीर के द्वारा भोजन को पचा लिया जाता है, उसके बाद जब शरीर की कोशिकाओं में उससे ऊर्जा बनती है, अर्थात ये पचे हुए भोजन के उपयोग की प्रक्रिया है। अगला चरण है स्वांगीकरण यानी एसिमिलेशन। अवशोषण से प्राप्त आवश्यक पदार्थों का कोशिका तक पहुंचना और उनका कोशिकीय श्वसन के लिए उपभोग होना, इसे कहते हैं स्वांगीकरण। यानी कि जो अवशोषित भोजन है, पहले भोजन पचा, फिर अवशोषित हुआ और इसके बाद अब शरीर में कोशिकीय श्वसन के लिए उसका उपयोग हो रहा है, यानी कि ऊर्जा बनाने के लिए। इस चरण को हम कहते हैं स्वांगीकरण। अगला चरण है बहिक्षेपण यानी इजेशन। आवश्यक तत्वों के अवशोषण के पश्चात शेष बचे अपशिष्ट का शरीर से बाहर निकलना ही बहिक्षेपण या इजेशन कहलाता है। तो हम सभी जानते हैं कि आवश्यक भोजन का उपयोग शरीर के द्वारा कर लिया जाता है और जो अनावश्यक पदार्थ होते हैं उन्हें शरीर से बाहर निष्कासित कर दिया जाता है। तो मनुष्य में पोषण के विभिन्न चरणों में से एक प्रक्रिया ऐसी है जिसे हम विस्तार से समझेंगे और वो है पाचन यानी कि डाइजेशन। क्योंकि डाइजेशन एक बहुत ही जटिल प्रक्रिया है, तो आइए इसे विस्तार से समझते हैं। मनुष्य में पाचन की क्रिया, डाइजेशन इन ह्यूमन। आहार नाल या एलिमेंट्री कैनाल हमारी शरीर का वो भाग है जिसमें पाचन की क्रिया होती है। ये क्या है? तो मुंह से लेकर गुदा तक फैली एक लंबी नलिका होती है जिसे आहार नाल या एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं, जिसके विभिन्न भाग अलग अलग कार्य करने के लिए विशिष्ट हैं। वो कौन कौन से भाग हैं? सबसे पहले इस चित्र में आप देखिए, आपको इसमें विभिन्न पाचक अंग दिखाई दे रहे हैं। इन्हें हम विस्तार से समझते हैं। इसमें एक लंबी नलिका है जो मुंह से लेकर और गुदा तक फैली हुई है और इसमें आपको अलग अलग भाग दिखाई दे रहे हैं जो पाचन क्रिया में सहायक होते हैं। तो आइए हम इनको विस्तार से समझते हैं। तो सबसे पहला भाग है मुंह, जिसमें भोजन का अंतर्ग्रहण होता है। तो ये इमेज आपको दिखाई दे रही है। तो मुंह वाला भाग जो है, इसमें भोजन को अंतर्ग्रहित किया जाता है। इसके द्वारा भोजन को ग्रहण किया जाता है। मुंह में सहायक अंग होते हैं जिनमें सबसे पहले है दांत। दांतों का काम है भोजन को चबाना, हम सभी जानते हैं। और ये कितने प्रकार के होते हैं? दांत 4 प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला है कृतनक यानी इंसीजर्स, जिनकी संख्या होती है 8, 4 ऊपरी और 4 निचले जबड़े में। दूसरे नंबर पर भेदक यानी कैनाइन्स, और इनकी संख्या होती है 4, 2 ऊपरी और 2 निचली जबड़े में। तीसरे नंबर पर है अग्रचवर्णक यानी प्रीमोलर्स, इनकी संख्या होती है 8, 4 ऊपरी और 4 निचले जबड़े में। और अंत में है चवर्णक यानी मोलर्स, और इनकी संख्या होती है 12, 6 ऊपरी और 6 निचले जबड़े में। इस प्रकार दांतों की कुल संख्या होती है 32। इसके बाद मुंह में अगला सहायक अंग है जीवा यानी कि टंग, जिसका काम है भोजन को लार के साथ पूरी तरह मिलाना। तो जीवा का काम होता है भोजन और लार को आपस में मिक्स कर देना। तो जीवा का काम होता है भोजन व लार को आपस में मिला लेना। इसमें छोटे छोटे अंकुर होते हैं जिन्हें स्वाद कलियां कहते हैं। इसके अतिरिक्त मुंह में पाई जाती हैं लार ग्रंथियां, और लार ग्रंथियों से स्रावित होता है लार रस, जिसमें पाया जाता है लार एमाइलेज एंजाइम। और इसका कार्य होता है कि ये स्टार्च को माल्टोज शर्करा में परिवर्तित कर देता है, अर्थात ये स्टार्च के पाचन के लिए उत्तरदायी होता है।
भोजन नलिका का दूसरा भाग है ग्रसनी, जिसे हम कहते हैं फेरेंक्स। तो इस चित्र में आप इसको देख सकते हैं, जहां पर मुंह का अंतिम सिरा होता है और नासा छिद्र भी आकर मिलते हैं, वो वाला भाग पाचन तंत्र का कहलाता है ग्रसनी यानी कि फेरेंक्स। मुख गुहा का पिछला भाग ग्रसनी कहलाता है, जिसमें दो छिद्र होते हैं। पहला है निगल द्वार यानी गलेट और दूसरा है कंठ द्वार यानी ग्लोटिस। निगल द्वार के द्वारा भोजन आहार नाल में आगे बढ़ता है और कंठ द्वार के द्वारा वायु फेफड़ों में प्रवेश करती है। कंठ द्वार के आगे एक पट्टी है जिसे एपिग्लॉटिस कहते हैं, जो भोजन को श्वास नली में जाने से रोकता है। तो कंठ द्वार के यानी ग्लॉटिस के ऊपरी सिरे पर एक एपिग्लॉटिस पाया जाता है, जिसका कार्य होता है कि भोजन को श्वास नली में जाने से रोके। आहार नली का अगला भाग है भोजन ग्रसिका यानी इसोफेगस। मुंह से आमाशय तक एक लंबी नलिका के रूप में होती है। यहां आप इमेज में देख सकते हैं, यहां आप चित्र में देख सकते हैं कि मुंह से लेकर और आमाशय तक आपको एक लंबी नलिका दिखाई दे रही है, जिसे हम कहते हैं भोजन ग्रसिका। तो ये वाला भाग है जिसे हम भोजन ग्रसिका कहते हैं। इसमें यानी कि भोजन ग्रसिका में क्रमांकुंचन गति होती है, जिससे भोजन आमाशय तक पहुंच पाता है। आहार नाल का अगला भाग है आमाशय यानी स्टोमक। स्टोमक यानी आमाशय में होती है जठर ग्रंथियां। जठर ग्रंथियों से स्रावित होता है जठर रस यानी अग्नाशयिक रस, जिसे हम गैस्ट्रिक जूस भी कहते हैं। तो चित्र में आप देख पा रहे हैं कि भोजन ग्रसिका के अंतिम सिरे पे शुरू होता है आमाशय यानी कि स्टोमक, और इसमें जठर रस पाया जाता है। और इस जठर रस में क्या क्या होते हैं? जठर रस में होता है पेप्सिन, जिसका कार्य होता है प्रोटीन का पाचन। इसके अतिरिक्त हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl, जो आमाशय यानी कि पेट को अम्लीय माध्यम प्रदान करता है। और साथ ही बाहर से आए रोगजनकों यानी कि सूक्ष्म बैक्टीरिया यानी कि हानिकारक सूक्ष्म जीवों को नष्ट करने का कार्य भी करता है। इसके अतिरिक्त जठर रस में पाया जाता है श्लेष्मा यानी म्यूकस, और ये आमाशय के आंतरिक स्तर का अम्ल से रक्षा करता है। तो आमाशय के आंतरिक स्तर पर एक मोटी श्लेष्मा की परत होती है, जिसका कार्य होता है HCl से स्वयं आमाशय की रक्षा करना। आहार नाल का अगला भाग है, आहार नाल में अगला भाग है क्षुद्रांत यानी स्मॉल इंटेस्टाइन। यह आहार नाल का सबसे अधिक लंबाई वाला भाग है। इसमें आंत्र रस होता है, जिसमें पित्त रस व अग्नाशयी रस मिलते हैं। इसके अतिरिक्त इसमें कार्बोहाइड्रेट, वसा तथा प्रोटीन का पाचन होता है। अर्थात स्मॉल इंटेस्टाइन यानी छोटी आंत में भोजन का संपूर्ण पाचन होता है। इसे चित्र से समझते हैं। क्षुद्रांत, क्षुद्रांत्र में पाया जाता है आंत्र रस, और इस आंत्र रस में आकर मिलते हैं अग्नाशयी रस और पित्त रस। अग्नाशयी रस अग्नाशय से निकलता है और पित्त रस पित्ताशय से निकलता है, जो लीवर यानी यकृत पर स्थित होता है। एक और चित्र की सहायता से हम इसे और अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। तो ये है छोटी आंत। एक और चित्र की सहायता से हम इसे और अच्छे से समझ सकते हैं। तो यहां पर यह है छोटी आंत, और इसमें लगा होता है अग्नाशय और साथ ही जुड़ा होता है पित्ताशय। तो इस प्रकार छोटी आंत में अग्नाशय से आता है अग्नाशयी रस और इस पित्ताशय से आता है पित्त रस, और ये दोनों ही मिलते हैं छोटी आंत के ग्रहणी वाले भाग में। अर्थात जो इस प्रकार से मुड़ा हुआ सिरा है, इसे कहते हैं ग्रहणी, जो छोटी आंत का ही भाग होता है। और इस प्रकार पित्त रस व अग्नाशयी रस छोटी आंत में आकर मिल जाते हैं। तो आंत्र रस में मुख्यतः पाचन होता है कार्बोहाइड्रेट का, प्रोटीन का और वसा का, यानी कि लगभग संपूर्ण भोजन का पाचन होता है। कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है तो वो ग्लूकोज में परिवर्तित होता है, प्रोटीन टूटता है अमीनो अम्ल में, और वसा टूटती है वसा अम्ल में। इस प्रकार आंत्र रस के द्वारा इन तीनों का पाचन होता है। और हमने देखा था कि आंत्र रस में पित्त रस व अग्नाशयी रस आकर मिलते हैं। देखते हैं ये किस प्रकार आंत्र रस की सहायता करते हैं
भोजन के पाचन में। तो पित्त रस वसा को वसा अम्ल में परिवर्तित करता है। अग्नाशयी रस से मुख्यतः 3 प्रकार के एंजाइम स्रावित होते हैं: ट्रिप्सिन, लाइपेज और एमाइलेज। ट्रिप्सिन का कार्य होता है कि ये प्रोटीन को अमीनो अम्ल में परिवर्तित करता है। लाइपेज वसा को वसा अम्ल में परिवर्तित करता है और एमाइलेज स्टार्च को बदल देता है ग्लूकोज में। इस प्रकार पित्त रस व अग्नाशयी रस भोजन के पाचन में सहायक होते हैं। अब आता है अंतिम सिरा। आहार नल का अंतिम सिरा है बड़ी आंत यानी लार्ज इंटेस्टाइन। इसमें आप देख पा रहे हैं चित्र में, यह है बड़ी आंत। आप चित्र में देख सकते हैं कि आंत्र का मोटा वाला भाग कहलाता है बड़ी आंत। यह पानी की अधिकता को अवशोषित करता है, यानी कि बड़ी आंत वाला सिरा पानी की अधिकता को अवशोषित करता है, यानी पाचन तंत्र का बड़ी नाल वाला सिरा अधिक पानी को अवशोषित कर लेता है। इसके अलावा बाकी सामग्री गुदा के माध्यम से शरीर से बाहर निकाल दी जाती है। आंत्र का बड़ी आंत का अंतिम सिरा कहलाता है गुदा, और इस गुदा द्वार के माध्यम से ही अवशिष्ट भोज्य पदार्थों को शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। तो इस प्रकार हमने आहार नाल को मुंह से लेकर गुदा तक समझा। तो इस प्रकार हमने मुंह से लेकर गुदा तक आहार नाल के सभी भागों का अध्ययन किया। तो इसके आधार पर हम इस प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करेंगे कि ग्रसनी के अंतिम सिरे में कितने छिद्र होते हैं। तो जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा था, इसमें 2 छिद्र होते हैं, एक होता है निगल द्वार और एक होता है कंठ द्वार। तो आज की कक्षा में हमने चर्चा की जैव प्रक्रम क्या होता है, पोषण, स्वपोषी, विषमपोषी व मनुष्य में पोषण व पाचन की क्रिया को, इसके आधार पर आप स्वयं प्रयास कीजिए। अपने आसपास के घास के मैदान की आहार श्रृंखला का रेखा चित्र बनाइए। साथ ही 2 परजीवी पौधों के बारे में जानकारी प्राप्त कीजिए, वह कौन सी विधि से पोषण करते हैं। तो आशा है आज की कक्षा आपके लिए रोचक व उपयोगी रहेगी। आज की कक्षा में इतना ही। धन्यवाद।